हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण और पत्रकारिता की काफी महत्वपूर्ण 2000 एमसीक्यू और पीवाईक्यू की क्लास चला रखी है, जो EMRS, ठीक है, KVS और NVS वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास को भी शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें और क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। और आप सभी को आज की क्लास का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो भाई उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। तो क्लास की स्टार्ट करते हैं 176वें क्वेश्चन से। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक था। ठीक है, जब कबीरदास थे, ठीक है, कबीरदास जी थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये हमें बताना है। शाहजहां, तुगलक, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिजली। तो भाई कबीरदास जी के समय में दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे भाई? सूफी, फकीर, शेख, तक्की। ठीक है, ये थे भी मुसलमानों के अकॉर्डिंग कबीर जी के गुरु। ठीक है, और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। ठीक है, जो सूफी शेख तकी जी है, ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। और कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य, क्या नाम था? धर्मदास। ठीक है, उन्होंने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था भाई। और बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग? क्रमेणी, शब्द, शब्द और साखी। ये 3 भाग है भाई। ठीक है, बीजक के, ध्यान रखना आपको। अगला अगला क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है? तो वैष्णव भक्ति के भाई प्रथम आचार्य कौन रहेंगे, ये आपको बताना है। तो भाई मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, या भाई वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य रहेंगे। और वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था भाई। और वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो भाई भागवत महापुराण माना जाता है। कौन सा? भागवत महापुराण माना जाता है। और रामानुजाचार्य ने, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। मध्वाचार्य ने भी किसकी की थी? द्वैतवाद की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी? स्मिथ ने कहा है। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो ग्रिएशन है, इन्होंने तुलसीदास को क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ठीक है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और नाभादास ने क्या कहा है तुलसीदास को भाई? ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि। क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? भी तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने क्या कहा है तुलसीदास को? मानस का हंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापसी किसकी कहानी है? जो वापसी है, ये किसकी कहानी है? देखो, एक तो वापसी कौन सी विधा की है? कहानी विधा से है। और किसकी है ये? मैत्री, पुष्पा, शिवानी, ममता, कालिया, उषा प्रेमवदा। तो वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। वापसी उषा प्रेमवदा की कहानी है। और इनके अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं, जिंदगी और गुलाब, जिंदगी और गुलाब, वसंत आ गया,
वसंताया, सॉरी वसंताया, एक कोई दूसरा, और है कितना बड़ा झूठ। ये सभी उषा प्रेमदास जी की कहानी संग्रह रहेगी। अगला क्वेश्चन है इत्येलम, यह किसकी रचना है? जो इत्येलम है ये किसकी रचना है? ठीक है, काव्य संग्रह है भाई ये। इत्येलम क्या है? काव्य संग्रह है। हमें बताना है किसका है। नागार्जुन का, अज्ञे का, निराला का, मुक्तिबोध का। तो इत्येलम काव्य संग्रह अज्ञे जी का रहेगा। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और अन्य इनके काव्य संग्रह है भगनदूत, भगनदूत, चिंता, हरि घास पर संभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, और आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि काव्य संग्रह है भाई अज्ञे जी के। अगला क्वेश्चन है कबीरा खड़ा बाजार में, यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो कबीरा खड़ा बाजार में ये भाई विषम साहनी जी का क्या है? नाटक है। एक नाटक विधा से है भी। और विषम साहनी के अन्य साहित्यिक नाटक है, देखते हैं। ये साहित्यिक नाटक के अंतर्गत आएगा। हानुस काफी महत्वपूर्ण नाटक विधा से है भाई ये विषम साहनी जी का। माधवी, मुआवजे, ठीक है, रंग दे बसंती चोला, और आलमगीर, ये विषम साहनी की अन्य प्रमुख नाटक कृतियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? निर्मला है, गोदान है, सेवा सदन है, सह और मात। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है, ये राजेंद्र यादव जी का है। किसका है? राजेंद्र यादव जी का रहेगा सह और मात। और इनके अन्य है भाई उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है राजेंद्र यादव का, प्रेत बोलते हैं। उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग, उल्टा, एक इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, तथा मंत्र विध, मंत्र विध। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास है। और निर्मला, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, प्रेमाश्रम आदि सभी प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उदंड मार्तंड रहेगा। और ये 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो ये भाई 30 मई को ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो बंगदूत पत्र है इसके संपादक थे राजा राममोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? तो तय वर्ण के बाद आता है भाई। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने आदिकाल की संज्ञा दी है हिंदी के आरंभिक काल को? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है भाई। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को भाई आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। क्या कहा भाई? वीर काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा भाई? राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। ठीक है, और ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी रहेंगे निशा निमंत्रण के रचयिता। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ठीक है, बंगाल का अकाल, एकांत संगीत, क्या बोला मैंने? एकांत संगीत, खादी के फूल, सतरंगनी, सतरंगनी आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? जो संत है इन्होंने नारी को किस रूप में देखा? तो भाई कर्कशा, कामनी, मुक्तिदायिनी या शक्तिदायिनी। तो भाई संतों ने नारी को कामनी के रूप में देखा है। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप, जो कामनी रूप है, इसकी क्या की है? आलोचना भी की है, ठीक है। और संतों द्वारा नारी का उल्लेख मुख्यतः नारी निंदा, आत्मा परमात्मा के प्रेम मिलन एवं विरह के प्रतीक के रूप में भी किया गया है। और नारी निंदा विषयक प्रसंग में उसे, किसे भाई? नारी को, ठीक है, जो नारी निंदा विषयक प्रसंग है उसमें नारी को माया तथा वासना का प्रतीक मानते हुए उसे सर्वदा मुक्त रहने का परामर्श दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है। तो क्या है दार्शनिक चिंतन? एकेश्वरवादी, शुद्धद्वैतवादी, द्वैतवादी या अद्वैतवादी? तो भाई कबीरदास का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवादी है। क्या है? अद्वैतवादी रहेगा, ठीक है। और जो कबीरदास है ये निर्गुण धारा के संत कवि के रूप में, संत कवियों में एक भक्त कवि और साधक थे भाई, ठीक है, एक भक्त कवि और साधक साधक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है भाई, ठीक है। और कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों का सर्वाधिक प्रभाव, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो किसका है देखते हैं वे, किसका है? जयदेव, विद्यापति, वल्लभाचार्य या चंडीदास? तो विद्यापति जी का रहेगा बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कोटेशन लिखवा रही हूँ, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। सूर के श्रृंगारी, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना, पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है तथा कुछ पदों के भाव तो, कुछ पदों के भाव तो बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ये कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी की है सूरदास जी के विषय में, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। और सूरदास जी की 3 काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी जाती है। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरें, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपांतरित करने वाली कालजयी कृति कौन सी है? तो शिखर से सागर तक, अग्नि सेतु, कलम का मजदूर या आवारा मसीहा? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपांतरित करने वाली कालजयी कृति है। कौन सी भी? आवारा मसीहा। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है,
विष्णु प्रभाकर है। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। मैंने जीवनी विधा से सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पूछने लग रहे हैं भाई, ठीक है। शिखर से सागर तक, जो शिखर से सागर तक जीवनी के रचनाकार कौन है? राजकमल राय है। अग्नि सेतु के कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा है। कमल का मजदूर के कौन है? मदन गोपाल लेखक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है भाई? मूल्यांकन, सौंदर्य उद्घाटन, तत्सत्ता या वैज्ञानिक विवेचना? तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता तटस्थता है। क्या समालोचना किसी वस्तु, क्या परिभाषा बनेगी समालोचना की? समालोचना किसी वस्तु विशेष की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। इसमें पाठ अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमों की प्रक्रिया शामिल है भाई, ठीक है। और जो हमारा केवीएस, एनवीएस और एएमआरएस का हिंदी साहित्य का पेपर होने जा रहा है उसमें परिभाषाएं देकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पहले भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। इन पत्रिकाओं में से त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? भाषा, आलोचना, कथाक्रम या कल्पना? तो भाई त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो कल्पना जो है ये त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत नहीं आती, ये द्विमासिक पत्रिका है। कौन सी है? द्विमासिक पत्रिका है। और 1949 ईस्वी में हैदराबाद से आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन है? क्या भाई कविता को, जो कविता है इसको मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन है? तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या रविंद्रनाथ टैगोर है? तो भाई कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी है भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कविता के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कविता ही मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों से के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, कविता के विषय में काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ, यह कथन किसका है? क्या भी उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहेगा भाई? ग्रियर्सन का है, मैक्स मुलर का है, वुलर का है या गार्सा द तासी का है? तो ये कथन गार्सा द तासी का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास भी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने ही किया था, ये भी आपको ध्यान रखना, ये फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। और जो गार्सा तासी है, इनकी हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? काफी बार पेपर में पूछा गया है। इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। और इसमें कुल 738 कवि है, जिसमें 72 कवि तो हिंदी के हैं, ओनली 72 कवि हिंदी के हैं 738 में से, और बाकी उर्दू के कवि हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अध खिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अध खिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, गजानन माधव मुक्तिबोध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो अध खिला फूल उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। और इनका एक काफी महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, ठेठ हिंदी का ठाठ, काफी बार पूछा गया और काफी महत्वपूर्ण है,
ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जो हरिओज जी हैं, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी, जो हरिओज जी है, इनको ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को, ठीक है, जो इनका ठेठ हिंदी का ठाठ है, इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को भी। और शेखर एक जीवनी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय सॉरी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की उपन्यास है। और अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, ये सभी अज्ञे जी के उपन्यास रहेंगे भी। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। तो गोल्ड स्मिथ की जो कृति है हर्मिट, ये परसों की क्लास में मैंने सभी अनुवाद आपको करवाए थे। तो कौन सा अनुवाद है? एकांतवासी है, उज्जड़ ग्राम है, श्रांत पथिक है, इनमें से कोई नहीं। तो गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है भी एकांतवासी योगी। और इसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक जी रहेंगे। श्रीधर पाठक जी हैं। और भाई, और जो गोल्ड स्मिथ जी है, इनकी दो अन्य कृतियां हैं, डेजर्ट विलेज तथा ट्रेवल। ठीक है, और उनका उज्जड़ ग्राम और शांत पथिक शीर्षक से अनुवाद, ठीक है, श्रीधर पाठक जी ने ही किया है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, तो कौन सा है पहला रिपोर्टाज? इसकी भी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप जाकर देख सकते हैं। दम्य जीवन, लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, अल्मोड़े का बाजार। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। और इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह रिपोर्टाज 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था लक्ष्मीपुरा भाई। अगला क्वेश्चन है, अवधी के प्रथम कवि कौन है? जो अवधी भाषा है, इसके प्रथम कवि कौन है, ये हमें बताना है। तो कौन है भाई प्रथम कवि? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, जायसी या तुलसी? तो भाई ये सॉरी अवधी के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है भाई। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। और चंदायन जो इनकी रचना है, ये अवधी भाषा तथा चौपाई छंद में रचित है भाई। और हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो भाई। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? कुतुबन कवि हैं, इनके गुरु का क्या नाम है? संत बुढ़न, सैयद अशरफ, दामो या मेहंदी बुरहान? तो भाई जो कुतुबन जी है, यहाँ पर भाई नाम गलत लिख रखा है, ये मेहंदी बुरहान नहीं आएगा, शेख बुरहान आएगा। ठीक है, शेख बुरहान आएगा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो कुतुबन के गुरु है, इनका नाम है शेख बुरहान। क्या नाम था? शेख बुरहान था। ठीक है, और बल्कि ये मेहंदी जो पुराने इसमें गलत दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो भी कुतुबुन है, ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है, और इनकी जो कुतुबन है, इनकी रचना का क्या नाम है? मृगावती है। और काफी महत्वपूर्ण रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। आगे क्वेश्चन है, करुण रस को रसराज किसने कहा है? जो करुण रस है, इसको रसराज किसने कहा है? भवभूति ने, शारदा तन्ने ने, दंडी ने या भामा ने? तो करुण रस को रसराज किसने कहा है भाई? भवभूति ने कहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिन्मय चिन्मय
शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भाई चिन्ह प्लस में मैं, चिन्हम प्लस में यह, चित्त प्लस में मैं या चितम प्लस में यह, तो चित्त प्लस में मैं। ठीक है, चिन्ह में शब्द का सही संधि विच्छेद है चित्त प्लस में मैं, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है। तो रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है, तो कब रहती है भाई अवलंबित? सीमित पात्र संख्या पर, ध्वनि प्रधान संवादों पर, सीमित समय अवधि पर या संगीत पर। तो रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है ध्वनि प्रधान संवादों पर। ठीक है, और रेडियो नाटक का मूल आधार क्या है? ध्वनि है भाई। ठीक है, ध्वनि है, और रेडियो नाटक में ध्वनि द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, और रेडियो नाटक में भाषा ध्वनि, ध्वनि प्रभाव, वाच्य ध्वनि, इन 3 प्रकार की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है। किन प्रकार की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है? भाषा ध्वनि, ठीक है, भाषा ध्वनि, ध्वनि प्रभाव और वाच्य ध्वनि, इन 3 प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? जो ब्राह्मी लिपि है इसकी किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो पश्चिमी, मध्य, उत्तरी या दक्षिण? तो उत्तरी लिपि से, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने कल भी आपको बताया था, कहाँ पे मिला था? गुजरात के राजा जयभट्ट। ठीक है, गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 7वीं 8वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है भाई ये? तो किस अनुच्छेद में है? 343 अनुच्छेद में है वो। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 17 में, ठीक है, 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया, आपको ध्यान रखना है। और भाई 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिस बच्चे को अगर अनुच्छेद की क्लास आपको देखनी है और अच्छी प्रकार से मैंने अनुच्छेद करवा रखे नोट्स के माध्यम से, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है भाई। ठीक है, आप वहां पर जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध इतिहास के नाम से है भाई, या क्रमबद्ध अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विशिष्ट भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो भाई नेपाली तो है, कोंकणी भी है, मणिपुरी भी है, मैथिली भी। देखो भाई ये क्वेश्चन ही गलत है। संविधान की 8वीं अनुसूची में ये सभी भाषाएं सम्मिलित है। ठीक है, आप सभी को पता है भाई, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1967 द्वारा सिंधी को, और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल किया गया है। अब इनकी संख्या 22 हो गई है। ठीक है, तो ये सभी भाषाएं संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आएगी भाई। अगला क्वेश्चन है, अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत है। अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत कौन से हैं? दादू दयाल, तुकाराम, नामदेव या ज्ञानदेव? तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, नामदेव। अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत है नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने ही किया था। ठीक है, क्या भाई भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? नामदेव ने किया। और महाराष्ट्र के संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के थे, काफी बार पूछा गया है, वारकरी संप्रदाय के थे भैया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था?
ठीक है, अभी हमने ऊपर भी देखा है किस भाषा में किया गया था, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या हिंदी। तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान। किसने? गारसा द तासी ने। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या बताया था मैंने? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? ठीक है, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ है, ये हमें बताना। 3वीं शताब्दी से, 5वीं शताब्दी से, 6ठी शताब्दी से, 7वीं शताब्दी से। तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी से आरंभ हुआ है। ठीक है, कब से हुआ भी? 6ठी शताब्दी से आरंभ हुआ है। और जो डॉक्टर भोलाराम तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में जो अपभ्रंश शब्द है, कौन सा अपभ्रंश शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? चंड ने अपने प्राकृत लक्षण, ठीक है, चंद्र जी का पुस्तक है प्राकृत लक्षण, इस ग्रंथ में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और अपभ्रंश जो शब्द है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग, क्या भाई? प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने किस हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना? मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो किसे माना है भाई? मिस्र बंधुओं ने तो भाई गोरखनाथ को माना है। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य, जो नाथ साहित्य है, इसके प्रारंभकर्ता माना जाता है। और इनके गुरु का नाम क्या है? काफी बार पेपर में पूछा जाता है। जो गोरखनाथ है, इनके गुरु का क्या नाम है? मत्स्येंद्र नाथ भाई, मत्स्येंद्र नाथ है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन किस नाम से किया है? गोरखबानी के नाम से किया है। अगला क्वेश्चन है, काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ठीक है, काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? रामचरितमानस में, चंदायन में, पद्मावत में या हर्षचरित्र में? तो भाई चंदायन रचना में मिलता है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग चंदायन नामक सूफी काव्य में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। पीछे भी आया था ना, अवधि के पहले कवि कौन बताए गए हैं? मुल्ला दाऊद है। ठीक है, मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।